हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा ही लाजवाब होने वाला है क्योंकि आज आप सबको पता है रविवार का दिन, और रविवार को हम लेते हैं पूरे 50 क्वेश्चनों का पेपर, बहुत ही शानदार लेते हैं। आज हम बात करें तो आज एक ओरिजिनल पेपर में लेके आया हूँ आप सबके बीच, जो कि आर्मी जोधपुर ARO में जो पेपर लगा था, भर्ती हुई थी 2013 में, यानी 2013 का पेपर हल करने वाले। काफ़ी पुराना है, 7 साल पुराना पेपर कैसे आता था। हालांकि आर्मी में ज़्यादा सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, उसी तरह का पेपर आता है, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। उस वक्त हम बात करें तो जनरल साइंस के आपके 20 क्वेश्चन आते थे। उस वक्त कितने क्वेश्चन आते थे? 20 आते थे। जबकि जीएस के अब बात कर लेते हैं, जीएस के वर्तमान में जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं 15, और जीके के उस वक्त भी 15 आते थे, अभी भी क्या आते हैं? 15 आते हैं। अब आपको पता है यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन क्या किस में डिफरेंट हो गया है, क्योंकि पहले रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ के साथ ही दे देते थे, 1-2 देते थे और कई बार नहीं भी देते थे, लेकिन अभी मैथ का 15 आता है और 5 रीजनिंग का आता है, इस तरह आता है। लेकिन थोड़ा सा ये चेंजिंग, ये 5 क्वेश्चनों का जो डिफरेंट है वो चलता था। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है इस क्वेश्चन पेपर में। यदि आप 40 प्लस करते हो, 40 प्लस तो सभी विद्यार्थियों को करना ही है, क्योंकि आर्मी का प्रीवियस ईयर का पुराना लगा हुआ पेपर है। तो आप ऐसा ही मान के चलिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और अपना पेपर दे रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं अंत में कमेंट करके भी बताना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और बताना चाहूंगा, रात 9 बजे आपका महासंग्राम होने वाला है, महा धमाकेदार महासंग्राम होने वाला है। वो टेलीग्राम पे होगा, तो टेलीग्राम पर जो साथी अभी तक भी नहीं जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जुड़ जाइएगा। वहां आपको 9 बजते ही हम लिंक एक्टिव कर देंगे, आपको लिंक भेज देंगे महासंग्राम का। वो अपना नाम और पासवर्ड डाल के टेस्ट शुरू कर देना, बहुत ही शानदार होने वाला है। और 9:30 से पहले आप इंटर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज हम जल्द से जल्द उसको लॉक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बाद में बच्चे देते वो नकल करने शुरू कर देते, इस नकल से आपको बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है आपको उससे नुकसान ही होता है। नकल हालांकि नहीं करना, आपको ईमानदारी से अपना टेस्ट देना है। सभी विद्यार्थियों को अलग अलग, ऐसा नहीं है 5-7 बच्चे साथ में बैठ गए और टेस्ट दे ले, तो आप अपनी ईमानदारी से स्कोर चेक करना आपको। चलिए दोस्तों, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। इससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ये ओरिजिनल पेपर है, जो क्वेश्चन लैंग्वेज जिस तरह की आई है उसी तरह का मैंने इंक्लूड किया, लैंग्वेज में कोई भी फेरबदल मैंने नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या दिखाई दे रहा है? कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी किससे कम नहीं होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप सबको पता होगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भारत में जो न्यूनतम निर्धारित उम्र सीमा है वो क्या है, आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 25 वर्ष, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आपको ध्यान रख लेना, जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं 18 वर्ष की, तो आपको पता होगा मतदान करने के लिए, यानी वोटिंग करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? मतदाता की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि मैं 35 वर्ष की बात करूं, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, या हम बात कर लेते हैं राज्यपाल नियुक्त के लिए, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, पहले बात तो कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तब आपको क्वेश्चन आए तो करना है वंदे मातरम। क्या करना है? वंदे मातरम। और आपको कहे राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जन गण मन, वो क्या है? राष्ट्रीय गान है। ये भी आपको याद रख लेना है। तो इसका ऑप्शन में जो क्या बता रहे हैं, ये बता रहे बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, मैं बार बार कहता हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और आपको पता होगा राष्ट्र ज्ञान के रचयिता की बात करें तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर है। ये भी आपको याद रख लेना। यदि मैं बात करूं वंदे मातरम के, यानी हम बात करें वंदे मातरम को पूरा करने में कितना समय लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। कितना? 65 सेकंड। और राष्ट्रगान की बात करें तो आपको पता होगा 52 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको बताया हुआ है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। लैंग्वेज जिस तरह की आई है उसी तरह की मैंने इंक्लूड की है, बिल्कुल भी मैंने कहा फेरबदल नहीं किया। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, ब्राजील है
वो दुनिया में सबसे अधिक उत्पादकता और हम बात करें निर्यात करता है, यानी किसका निर्यात और किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ब्राजील। मैंने एक दिन बताया था कॉफी सर्वाधिक कहाँ होती है उत्पादन, तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे कॉफी, बिल्कुल उनका उत्तर सही। आपको पता होना चाहिए कॉफी में बात करें तो जो ब्राजील देश है वहाँ कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यदि मैं बात करूं तो चाय और कॉफी में आपको पता होगा कैफीन नामक जो उत्प्रेरक पदार्थ पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते चाय का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो आपको पता होगा चाय का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो चीन में होती है। कहाँ होती है? चीन में। और बात करें निर्यातक देश, ध्यान रखिएगा चाय के सर्वाधिक निर्यातक देश की बात करें तो वो श्रीलंका है। श्रीलंका की लगभग अर्थव्यवस्था है वो चाय पे निर्भर करती है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक निर्यातक देश चाय की बात करें तब आपको क्या करना है? श्रीलंका करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आगे, थोड़ा मैं जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा, आपका बिल्कुल भी टाइम भी खराब ना हो और एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं आपको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाती है? ये क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया आर्मी के एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार आ चुका है। आप काफ़ी सारे विद्यार्थी पेपर देखते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको लगभग 10-15 क्वेश्चन तो प्रत्येक पेपर में आपको कॉमन मिल जाते हैं, देखते होंगे आप। तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका जवाब सही दे पाते हैं। तो आप सबको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल उनका उत्तर राइट है। आपको पता होगा भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 5 आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन एक राज्य नहीं है? इतना शानदार, इतना मतलब नॉर्मल क्वेश्चन भी देखो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, चूरू भर्ती में आया था साहित्यक कि जोधपुर किस राज्य का भाग है, तो आपको पता है जोधपुर राजस्थान का है। तो इसी तरह का क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें से एक राज्य नहीं है। आपको बताना है जो निम्न ऑप्शन है उनमें राज्य कौन सा नहीं है, तो आपको जो दिखाई दे रहा होगा जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। मुंबई है वो राज्य नहीं, आपको पता है मुंबई एक शहर है। और आपको पता होगा महाराष्ट्र की मुंबई क्या है? राजधानी है, और ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी आपको पता होगा देहरादून है। गोवा की राजधानी की बात करूं तो पणजी है। और मध्य प्रदेश की राजधानी आप सबको पता ही होगा। जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है और मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है। तो ये तो मध्य प्रदेश अभी चर्चा में 1-2 दिन पहले था, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 6 आपके स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? भारत की पहली महिला शासिका थी, तो भारत की पहली महिला शासिका आपको कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा भारत की पहली महिला शासिका की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? ये बता रहे रजिया सुल्तान, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। यदि मैं बात करूं लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, तो लक्ष्मीबाई को वैसे मनु पुकारते थे या कहे मणिकर्णिका कहते थे, मनुकर्णिका, ये भी आप याद रख सकते हो। तो शॉर्ट में कहे तो लक्ष्मीबाई को क्या पुकारते थे? मनु पुकारते थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। इससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, यदि आपको क्लास दिल से अच्छी लग रही है, हम रोजाना आपके लिए जो भी टेस्ट ले रहे हैं, हालांकि आपको पता है 2-3 दिनों से मैं क्लास नहीं लगा रहा था, लेकिन सोमवार से आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सब क्लासेस लाइव आपकी वैसे ही चलती रहेगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको भी प्रॉब्लम हुई, हमें भी, आपको पता है, मैंने बता दिया था क्या कारण था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी स्टूडेंट, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है, लाइक कम नहीं दिखने चाहिए बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करेगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। यदि मैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूं तो आपको पता होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपको करना है गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी आपको याद रख लेना है। यदि बात करूं मैं मोतीलाल नेहरू की तो आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू, और विजय लक्ष्मी के पिता का नाम बात करें तो मोतीलाल नेहरू था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी क्या थी? पुत्री थी, यानी इंदिरा गांधी के पिता का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू था, और जवाहरलाल के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू था, ये आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 18 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी स्टूडेंट 8 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। मलेरिया फैलता है, अब मलेरिया किस से फैलता है? क्वेश्चन ऐसे लिखना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि लैंग्वेज भी कई बार आर्मी के पेपर में इस तरह हो जाती है। तो मलेरिया किस से फैलता है? तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे मच्छर, यानी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है।
अब बात कर लेते हैं मक्खी से। आपको पता होगा घरेलू मक्खी से क्या फैलता है, हैजा फैलता है। दूषित पानी या भोजन करने से क्या होता है, आपको पता होगा हैजा बीमारी हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से किसी कौन प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने काफी बार बता दिया है, आपको पता होगा भारत कोकिला कह दो या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कह दो। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आपको बार बार बताने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। तो जो ऑप्शन और क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं सरोजिनी नायडू। आपको पता होगा सरोजिनी नायडू किससे संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस कारण, प्रथम क्या थी महिला, यह आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, आपको मैंने काफी बार बताया। यदि मैं बात करूं, यदि आशा भोसले की बात करूं तो आपको पता होगा ये क्या है, गीतकार है। आपको पता होगा सावन आया है, ये इन्हीं का गीत है। यदि मैं बात करूं लता मंगेशकर को किस नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं सवर कोकिला, क्वेश्चन ऐसे आ जाए सवर कोकिला किसे कहा जाता है, तब आपको करना लता मंगेशकर। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और भारत कोकिला की बात करें तब करना है सरोजिनी नायडू। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके सामने आगे क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। सभी स्टूडेंट जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे राजा राममोहन राय, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं तो आपको पता होगा दयानंद सरस्वती की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आपको पता होगा दयानंद सरस्वती ने की थी। यदि मैं रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की बात करूं, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये आप सबको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या है, वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप में महिला मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो ये आप सबको पता होगा, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मेरी कॉम, बिल्कुल का उत्तर सही। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो नोट कर लीजिएगा कौन थी, मेरी कॉम थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ती है। कृष्णा पूनिया आपको पता होगा किससे संबंधित है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने काफी बार बताया भी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। वर्ष 2014 क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिए जाने की घोषणा की। तो आपको पता होगा ये पेपर कब का है, 2013 में आया हुआ है। आपको बताया था मैंने 2013 का पेपर है। 14 में आपको पता है मिला था। 14 में किसको पुरस्कार मिले जाने की घोषणा हुई थी, उस वक्त ये क्वेश्चन ऐसे आया था जैसे मैंने लैंग्वेज लिख रखी है। इसका मतलब ये है कि 2013 में घोषणा हो गई थी, यानी 2013 के लगभग ये एंड का पेपर है शायद तक, ठीक है। तो आपको पता है जब अगले जो वर्ष मिलता है नोबेल पुरस्कार, उसकी थोड़ी पहले आपको पता है घोषणा हो जाती है। तो इस कारण ये ध्यान रखिएगा 2013 में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। तो 2013 का पेपर है, जैसे कई बार आपको पता है 2019 में पेपर आता है, तो 2020 में किसी, आपको पता होगा 2019 की बात करें तो नोबेल पुरस्कार आपको पता होगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को मिला था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। वो मराठा को किसने हराया था, यानी मराठा की क्या हुई थी, हार हुई थी। वो जीत किसकी हुई थी ये आपको बताने, यानी मराठा को हराया किसने था। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे अहमद शाह अब्दाली, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको ध्यान रखना है अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी, जीत हुई थी। हार की बात करें तब आपको करना है मराठा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा पानीपत के युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1500 कब हुआ था, 56 में हुआ था। और तीसरे युद्ध की बात करें तो अभी 1761 में हुआ था, ये मैंने लिख ही रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा।
प्रसिद्ध पुस्तक का नाम मैंने दे रखा क्या है, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है, यानी इस पुस्तक के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे दयानंद सरस्वती, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। यदि मैं बात करूं तो अभी बता रहा था वेदों की और लोटो नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था, ये भी आपको याद रख लेना है। और गोपाल कृष्ण गोखले की मैंने बात की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। आपको पता होगा अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, उड़ीसा बता रहे, बी बिल्कुल का उत्तर सही है। अब आपको पता है उड़ीसा को ओडिशा कहती है, तो उस वक्त पेपर में आया था वहां उड़ीसा लिखा हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं गुजरात की तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको करना है गुजरात, काफी बार मैंने बताया वो भी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने थे। अब साइंस का पार्ट शुरू हो गया, क्योंकि 15 क्वेश्चन उस वक्त जीके के आते थे और जीएस के पूरे 20 क्वेश्चन आते थे। हालांकि वर्तमान में कितने आते हैं, 15 आते हैं, लेकिन आपको लेवल वही है, क्वेश्चन के लेवल वही है, केवल और केवल थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आपको पूरा पेपर देखना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों क्या दे रखा है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, ये तो आप सबको पता ही होगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे रे के संरक्षण, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। लेंस की क्षमता, लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है उसको हम बात करें, उसका मात्रक क्या होता है, तो ये तो मैंने काफी बार बता दिया है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रहा होगा क्या होता है, इसका होता है डायोप्टर। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। डायोप्टर होता है, आपको पता होगा लेंस की क्षमता या कहीं लेंस की पावर का मात्रक क्या होता है, तब आपको करना है डायोप्टर। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है हॉर्स पावर, यानी हम बात कर लेते हैं अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि बात करूं तो शक्ति का मात्रक है, यानी पावर का मात्रक है, किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। हॉर्स पावर किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। आपको पता होगा 1 HP की बात करें, 1 हॉर्स पावर की बात करें तो कितना होता है, जल्दी से बताएगा कितने वाट होती है, तो 746 वाट होते हैं। कितने, 746 वाट होती है, मैंने काफी बार बताया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और प्रकाश वर्ष की बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है, लंबी दूरियों का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। और सबसे बड़ा लंबाई दूरी का मात्रक की बात करें तो वो है पारसेक। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र के से अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपकी आर्द्रता की बात आ जाए, इसका मतलब आपको क्या करना है, आर्द्रता मापी, यानी हम बात करें इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे हाइग्रोमीटर, ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर होता है, उसके द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। यदि मैं बात करूं हाइड्रोमीटर की बात करूं तो आपको पता होगा द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व नापने के लिए बात करें तब आपको करना है हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर तो मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी दाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, प्राकृतिक रूप से जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन तो मैंने एक दिन करवाया भी था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करेगा। यानी जैव विकास का सिद्धांत की बात करें तो विकासवाद का सिद्धांत आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे डार्विन, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। यदि मैं बात करूं आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो अब आपको करना है मेंडल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सर्वाधिक क्या देर का क्वेश्चन पढ़िएगा आप, ऑप्शन भी मैंने वही इंक्लूड किए जो आए हुए। क्या देर का है, सर्वाधिक अर्धचालक
में किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं अर्धचालक, हालांकि इस क्वेश्चन में आपको कितने दिखाई दे रहे, दो दिखाई दे रहे, एक तो बोरोन है और एक सिलिकॉन है, बाकी तो आपको पता है। कार्बन की बात करूं तो आपको पता होगा क्या है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु है। मैग्नीशियम की बात करें तो क्या है? धातु है। और इन दोनों की बात करूं तो आपको पता है क्या है? उपधातु है। उपधातु है। क्या है? उपधातु। उपधातु का मतलब धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और उपधातु कौन कौन है? ऑप्शन नंबर ए और क्या है? डी है। ये क्या है? उपधातु है। पहले बात कर लेते हैं उपधातु कौन सी होती है? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और बात करें तो उपधातु होती है वही क्या होती है? अर्धचालक होती है। विद्युत की क्या होती है? अर्धचालक होती है। इसका मतलब सर्वाधिक अर्धचालक की बात करें तो आपने बार बार देखा होगा क्या आता है? सिलिकॉन आता है। क्या आता है? सिलिकॉन आता है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ए बता रहे हैं, ऐसा ही सिलिकॉन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना, आप ऑप्शन देखोगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यदि मैं बात करूं कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है, तब भी आपको क्या करना है? सिलिकॉन करना है। यदि आपको सौर प्लेट होती है उसमें आपको पता है किसका उपयोग किया जाता है, तब भी आपको सिलिकॉन करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 मैंने काफ़ी बार बता चुका हूं आपको, तभी तो मैं कह रहा हूं आप यदि रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं आता है जो आपने कभी हमारी क्लासों में देखा नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होगे मैंने सारे करवा रखे, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हम मॉक टेस्ट रेगुलर करवा रहे हैं जीके जीएस और मैथमेटिक्स, वो निकालते रहेगा, एग्जाम में आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन से तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का स्केल मान क्या होता है? स्केल का मान बराबर होता है। तो ये तो आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया, -40 डिग्री पे होता है। कितने पे? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, बल का मात्रक क्या? अब देखो कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने वाले भी थोड़े मिस्टेक कर देते हैं। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक आपको पता है, एक तो क्या होता है? न्यूटन होता है और एक क्या होता है? डाइन होता है। बिल्कुल आपको पता है दो मात्रक है बल के। यदि मैं बात करूं सीजीएस पद्धति में तब आपको करना है क्या? सीजीएस पद्धति में बात करूं तो डाइन, और एमकेएस यानी मीटर, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड में बात करूं तो क्या होता है? न्यूटन होता है। ये सब विद्यार्थियों को पता है। और एमकेएस पद्धति को हम क्या कहते हैं? एसआई पद्धति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब अगले ने नाम नहीं दिया है इसका मतलब कौन सी पद्धति की बात कर रहा है? एसआई पद्धति की बात कर रहा है। जब दोनों ऑप्शन में हो, एक ऑप्शन में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दोनों दे रखा है इसका मतलब आपका कौन सा करना रहेगा? जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल न्यूटन, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि आपको कहता सीजीएस पद्धति में क्या है, तब आपको करना पड़ता डाइन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। यहाँ हम बात करें तो आपको पता होगा 1 न्यूटन में कितने डाइन होते? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते? मैंने काफी बार आपको बता चुका हूं, 10⁵ डाइन होते। कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होता है। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार बताया और एग्जाम में भी आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं जल्दी से। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा व विद्युत दोनों का सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा, दोनों का सर्वाधिक सुचालक है? तो आपको सर्वाधिक सुचालक मैंने काफी बार बता दिया है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे चांदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चांदी आपको पता होगा सर्वाधिक सुचालक होता है विद्युत का। और सोना की बात करें तो सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तो सोना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। चॉइस आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है 22 Na, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिसप्रिंट है, यानी 22 इस तरह से लिखा आता है कई बार Na, और नीचे आपको पता है 11 भी लिख सकता है। Na सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो कई बार तो इस तरह लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में आपकी इसी तरह का टाइपिंग था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी आपको ध्यान रख लेना है। तो आपको पता है ये 22 क्या दे रखा है? 22 यहाँ दे क्या रखा है? 22 आपको पता चल गया द्रव्यमान दे रखा है। किसका? सोडियम का द्रव्यमान 22 है। और आपको पता है परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार बता दिया है, प्रोटॉन, यानी सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटॉन आपको पता है कितने होते हैं? प्रोटॉन जल्दी से बताएगा। सोडियम में प्रोटॉन का मतलब 11, परमाणु क्रमांक ही तो होता है प्रोटॉन, यानी परमाणु संख्या होती है वो प्रोटोनों की संख्या ही तो होती है, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है आपको पता होगा? दोनों का योग होता है प्रोटॉन और किसका? न्यूट्रॉन का। इसका मतलब 22 है, इसका मतलब ये 11 घटा दो, कितना आएगा? 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा। यदि यहाँ दे देता 23 Na दे देता और तब आपको कहता क्या? Na का मतलब है क्या? सोडियम।
तो तब आपको कहता है न्यूट्रॉन कितने, तब आपके होते कितने 12। और सामान्यतः आपको पता होगा सोडियम का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए क्योंकि 22.9 समथिंग होता है, तो इस तरह आपको ध्यान रखना 23 होता है। लेकिन 22 दे रखा है, इसका मतलब आपको कह रहा है 22 एन, इसका मतलब द्रव्यमान, सोडियम का द्रव्यमान 22 है, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। प्रोटॉन तो आपको पता है 11 होती है, तो 22 में से 11 घटा दो, 11 बचेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे ऊंचे वाली परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, जल्दी से सभी विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? बहुत ही किस घटक पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावन बल मैंने आपको एक दिन बताया था घनत्व पे निर्भर करता है। घनत्व का मतलब प्रति एकांक द्रव्यमान में यदि मैं बात करूं घनत्व क्या होता है? घनत्व रो बराबर क्या होता है? m/v होता है। प्रति एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है? प्रति एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, वही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो आपको पता चल लेना चाहिए, यदि जिस वस्तु का घनत्व अधिक होगा, यानी जो द्रव्य पर निर्भर करता है कौन सा द्रव्य का घनत्व अधिक है, यदि घनत्व अधिक होता है उससे तुलना में, तब तो आपको पता है डूब जाता है। क्या कर जाता है? डूब जाता है। और यदि उसका घनत्व कम होता है उस द्रव्य की तुलना में, तो वो ऊपर तैरता है। तो यही कारण होता है, मैंने आपको एक दिन बताया था। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे घनत्व। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। घनत्व याद रखिएगा, घनत्व का सूत्र रो बराबर क्या होता है? m/v होता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं बदलता है? बहुत ही मैं कहूँ टेक्निकल वालों के लिए बढ़िया है, लेकिन ये पेपर जीडी का है, तो जीडी वालों भी थोड़ा जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। आपको मैंने कई बार बताया, कोई भी स्रोत होता है, आवर्ती उस स्रोत पे निर्भर करती है। आवर्ती किस पे निर्भर करती है? केवल और केवल स्रोत पे निर्भर करती है। आवर्ती को कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब कौन सा होगा? आवर्ती होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, Hz। इसका प्रतीक क्या होता है? आपको पता होगा Hz होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बाकी आपको पता है तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। F बराबर mv²/r होता है। क्या होता है? F बराबर mv²/r होता है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पा रहे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। F बराबर mv² क्या होता है? r होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि एक प्रकार क्या है? ध्वनि क्या है, यानी ध्वनि के बारे में आपको बताना है। ध्वनि ऊर्जा है या पदार्थ है या विकिरण है या आवेग है? तो ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा का रूप है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऊष्मा क्या है? मैंने एक दिन बताया भी था आपको ऊष्मा क्या है। मैंने बताया था ऊष्मा की बात करें तो आपको बताया था ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। तो उसी तरह से आपको याद रख लेना है ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा है, एक विक्षोभ है। विक्षोभ की बात करूं तो आपको पता है कंपन होने पे क्या उत्पन्न होती है? विक्षोभ। और उन्हीं से क्या कहे? ध्वनि। तो यह आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की प्रकृति की बात करें तो अनुदैर्घ्य होती है, और आपको पता है यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग है। उसकी प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। यह आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो डीएनए आपको पता होगा जो कोशिका का नाभिक होता है। कोशिका का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? नाभिक होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही। कोशिका के नाभिक, कोशिका का केंद्र कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डीएनए कहाँ मौजूद होता है? कोशिका के यानी केंद्रक में मौजूद होता है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं। डीऑक्सी, यदि मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना चाहिए। फुल फॉर्म आज आपको कमेंट करके बताना, मैंने काफ़ी बार बताया वो भी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 31 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है?
अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, यानी अशुद्ध रक्त किस में बहता है। तो जो ऑप्शन में जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। अशुद्ध का रक्त का मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा। अशुद्ध रक्त का मतलब उसमें कौन सी हम बात करें, CO2 जिसमें हो वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सीरा बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि हम बात करें शुद्ध की बात करें, शुद्ध रक्त का मतलब होता है O2 मौजूदगी, किसकी, शुद्ध रक्त का मतलब होता है O2 यानी ऑक्सीजन, जिसमें यानी हम बात करें ऑक्सीजन ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है, शुद्ध रक्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि मैं धमनी की बात करूं तो आपको याद रखना है O2 युक्त होता है, यानी हम बात करें शुद्ध रक्त बहता है। जबकि जो दो आपको पता है फुफ्फुसीय धमनी और शिरा होती है वो थोड़ी सी उल्टी होती है, अपवाद है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब बात कर लेते हैं रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण आपको पता होगा गुर्दा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी यानी गुर्दा में होता है। और शुद्ध रक्त की बात करें तब आपको फेफड़े करने, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 32 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, हरित लवक या कहे पर्णहरित, क्या पर्णहरित या कह दो हरित लवक, यानी जो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका मतलब पत्तियों में पाया जाता है, किसमें। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और मैंने एक चीज काफी बार बताई है, फ्लोएम का मतलब भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम उत्तक किसका संवहन करता है या किसका परिवहन करता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लोएम है वो भोजन का, और जाइलम की बात करें जल यानी पानी का संवहन करता है। ये आपको याद रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में भी आ चुके। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। कीटों में क्या दे रखा है, कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है। ये क्वेश्चन आज आपको कमेंट करके बताना, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। कीटों में आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं देह गुहा का मतलब क्या होता है, देह गुहा का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देह गुहा का मतलब क्या होता है, देह गुहा का मतलब होता है शरीर पे जो छिद्र होते हैं ना, उसे देह गुहा कहते हैं। तो आपको इसका कमेंट करके बताना, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया ताकि आप जवाब देने में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज ना हो। इतनी बात पता चल गई तो अब आपका क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। यानी देह गुहा का मतलब क्या हुआ, शरीर में जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उसे देह गुहा कहते हैं। तो अब इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। पहले बात बता देते हैं, श्वास नली नहीं होगा, यह आपको ध्यान होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। इसका आज आपको कमेंट करके बताना है, क्लास पूरी होने के बाद आप विवरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 34 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, दिल से सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी लाइक करने का कर्तव्य है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जो ऑप्शन में क्या बता रहे, बी बता रहे यकृत, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। वर्दी हार्मोन किस ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। और आपको पता होगा मास्टर ग्रंथि भी किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है, द्विलिंगी जीव इनमें से कौन सा। द्विलिंगी कह सकता है या इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, उभयलिंगी। क्या, उभयलिंगी, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उभयलिंगी जीव कौन सा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों एक ही बात है। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही केंचुआ। केंचुआ आपको पता होगा किसान का साथी किसे कहा जाता है, केंचुआ को कहा जाता है। केंचुआ आपको पता होगा खाद निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों अमीबा की बात करें तो आपको पता होगा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 36 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, 12, 16 और 30 का क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्ती बताना। अब आपको पता है मैंने 35 क्वेश्चन किए, आपको पता 15 जीके और पहले 20 आते थे। आपको पता होगा पुराने पेपरों में साइंस के 20 क्वेश्चन आते थे, वर्तमान में 15 ही आते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। बाकी सिलेबस यानी हम बात करें टॉपिक वही लगते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है लेकिन लेवल चेंज नहीं है, ये खास तौर से सभी विद्यार्थियों को ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12, 16 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती बताना है। तो ये तो आप कर लोगे, आराम से कर सकते हो, 12, 16 और 30 का। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा। ए बता रहे 240, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। तो आराम से कर लोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। वैसे अलग अलग ऐसे लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे लोगे, 12, 16 और फिर क्या लिखोगे, 30 लिखोगे, और फिर इस तरह आपको बताया बाजे गुणनखंड विधि से कर लेना, आराम से हो जाएगा।
बाकी गुणा भाग आप देख लेना। अब ये मत करना कि सर 240 नहीं होगा, हमने गुणा करके देखा इतना है, तो जो आएगा आप कर लेना। मेरे हिसाब से 240 आएगा। आपको पता है 240 में सबका जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 16 के भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन के सामने। इस तरह का क्वेश्चन पता नहीं मैंने कितनी बार करवा दिया, और क्या बार बार क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है। कोई भी एग्जाम देख लो, समय कार्य मजदूरी से क्वेश्चन आता है, तो आर्मी के एग्जाम में ये नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, यही उठाता है लगभग। क्या तरीका है, एक इसी काम को 20 दिन में करता है। कितना आसान क्वेश्चन है, एक इसी काम को कितने दिन में करता है, 20 में। और बी कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके मैंने बताया था एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 60 में 20 का भाग 3 बार जाएगा, और 60 में 30 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब आपको पता है 60 टोटल काम हम क्या मानते हैं, जो एलसीएम है वो टोटल काम मानते हैं। इसका मतलब 60 काम है, और आपको पता है ए प्लस बी मिलाकर निकालना। किसका, ए प्लस बी मिलाकर निकालना। इसका मतलब कार्य क्षमता को क्या होगा, योग होगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 60/5 का मतलब कितना आएगा, 12 दिन। आपका जवाब आएगा 12 दिन, यानी ए प्लस बी का कितना दिन आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से कर लोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 38 आपके स्क्रीन के सामने, जो कि आपके बोर्ड मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ जाता है। क्या देर का, जोड़ और गुणा है। तो मैंने काफी बार बताया, जब जोड़ और गुणा दोनों साथ में आ जाए तो पहले क्या हल करते हैं, गुणा हल करते हैं। तो पहले तो ये 0.5 ये लिख लिया और गुणा हल कर देते। गुणा करने पे कितना हुआ, 2.5 को 2 से गुणा किया, 2.5 को 2 से गुणा करते कितना आता है, 5 आता है। ये प्लस में 5 लिख दिया, और इनको जोड़ोगे 5.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा है देख लीजिएगा, आराम से कर लोगे। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 39 आपके स्क्रीन के सामने। क्या दे रखा है, एक घनाभ की विकर्ण की लंबाई होती है। घनाभ का विकर्ण मैंने बताया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और उस पूरे का क्या होता है, रूट होता है। ये मैंने लगा भी रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। तो आराम से कर लोगे। क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर, आपको ये लिख लेना है, लंबाई का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है विकर्ण का। जब आपको कभी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दे, यदि आपको कहीं कमरे में रखे जाने वाले अधिकतम लंबाई का बांस कितना होगा, तब आपको विकर्ण निकालना पड़ता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने आगे। क्या दे रखा है, 50 + 70 का 20% कितना होगा। पहले बात तो हम क्या हल करेंगे, कोष्टक हल करेंगे। कोष्टक कितना आया, 120। 120 का मतलब गुणा, और 20/100 क्या, 20/100। अब काट पीट करके हल कर लो। 2 0 से 2 0 काटा, बार दूनी कितना हुआ, 24 हुआ। तो आपका जवाब कितना आएगा, 24 आएगा। जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। तो आराम से कर सकते हो। पहले आपको पता क्या हल करते हैं, कोष्टक हल करते हैं, फिर क्या हल करेंगे, का मतलब गुणा होता है, तो गुणा लगा दिया मैंने, और बाकी काट पीट करके हल कर लिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 41। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, यदि आपको आसान हो जाए, क्या हो जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दे रखा है, मोहन की आयु अपने पुत्र की 5 गुणे, यानी हम बात कर लेते हैं मोहन की आयु कितनी है, 5 गुणे। उसका मतलब पुत्र की आयु कितनी मानेंगे, हम 1 मानेंगे। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको कहता है दोनों की आयु का अंतर, तो अंतर तो हमेशा सेम रहता है, भले 4 वर्ष बाद हो, 5 वर्ष बाद हो, 5 वर्ष पहले हो। लेकिन कभी भी योग की बात करें तो जिस अनुपात कब का है उसी वक्त का योग होना चाहिए। तो आपको पता है, पहले मैं मोहन लिख लेता हूं। क्या लिखा मैंने, मोहन लिखा, और उसका पुत्र लिख लेते। चलिए उसका पुत्र मोहन, आपको पता पुत्र को 1 लिया तो मोहन कितना होगा, उसका 5 गुना यानी 5 लिख लिया। ये वर्तमान का है। ये अनुपात कब का है आपको पता चल गया, ये वर्तमान का है। मोहन की आयु अपने पुत्र की 5 गुनी, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा है, वर्तमान की है। जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है। ये 4 वर्ष दोनों की आयु का योग है। 4 वर्ष दोनों कितने कितने बढ़ेंगे, आपको पता है 4 बढ़ेंगे। इसका मतलब कुल मिला के कितना बढ़ेंगे, कुल मिला के आपके 8 बढ़ेंगे। इसका मतलब वर्तमान आयु के योग की बात करें तो आप क्या करोगे, 44 में से 8 कम कर दोगे। क्या कर दोगे, 44 में से 8 क्या कर दोगे, कम कर दोगे। आपको पता कितना आने वाला है, 36 आने वाला है। वर्तमान में आयु का योग कितना है, आप कहोगे सर 36 है, तो 36 योग है। और अनुपात में बात करें इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 5 और 1 कितना हो रहा है, 6। 6 बराबर कितना है, 36 है। 6 बराबर कितना है, 36 है। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर कितना आएगा, 36/6 का मतलब कितना आएगा, 1 बराबर 6 आएगा।
और आपको किसका निकालना, आपको कहा है मोहन की उम्र बताओ, मोहन की आज की उम्र। ध्यान दीजिएगा, आज की उम्र का मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये अनुपात वर्तमान वाला ही तो है। मोहन का अनुपात कितना है, 5 है। इसका मतलब 6 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, मोहन की आयु आ जाएगी 30। और पुत्र की आयु की बात करें तो आपको पता है 6 आया था, 1 बराबर ज्ञात करना हो तो 6 आया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आराम से कर सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, 5200 रुपए की मूल राशि 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए आपको पता है मिश्रधन का आपने फॉर्मूला सीखा होगा। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, जल्दी से बताइएगा, मूलधन गुणा 100 प्लस दर, क्या होता है 100 प्लस दर, 100 प्लस दर बटे 100, और उसकी घात क्या होता है, समय होता है। घात क्या होता है, समय होता है। ये आपको पता होगा, मैं टाइम लिख देता हूँ, टी लिख देता हूँ टाइम के लिए, समय के लिए। ठीक है, मूलधन कितना दिया आपको पता है, 5200 रुपये दिया। कितना दिया, 5200 रुपये मैंने लिख दिया, और गुणा में कितना 106 बटे 100, कितनी बार रखना है, क्योंकि 2 वर्ष है इसका मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार, 106 बटे 100, ये मैंने लिख दिया। जल्दी से आप भी लिख लीजिएगा और काट पीट करके हल निकालो। तो 2 0 से 2 0 मैंने काट दिया। अब आपको पता है 106 को 106 से गुणा कर लो पहले। तो 52 गुणा 106 गुणा 106 का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, 112/36 कितना होता है, 112/36 होता है, और बट्टे में कितना देर का है 100। अब इनको गुणा करके यदि आप भाग दोगे तो कितना आने वाला, आप जल्दी से देख लीजिएगा, 5842 कितना आएगा, 5842 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा, जल्दी से देख लीजिएगा, भाग देख के देखो जल्दी से, 72 आएगा। कितना, 72 बोलने से पॉइंट के आगे वाले एक एक बोलते हैं। ठीक है, 5842.72 ये आपका आएगा। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका मिश्रधन आ गया। क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। इसका मतलब आपको पता है मूलधन और मिश्रधन का अंतर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो आपको पता है 5200 रुपये दिया था, आप कितना हो गया, 5842.72 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ गया, तो 5200 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, 642.72। जो ऑप्शन और क्या बता रही है, बी बता रही है, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आराम से आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। ये क्वेश्चन भी इस तरह का काफी बार आ चुका है। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष है। तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात करो। तो आपको पता है 12 लड़के हैं, 12 लड़कों की टोटल आयु कितनी होगी, आपको पता है 10 से गुणा करेंगे 10 वर्ष से, तो 12 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा, 12 लड़कों की पूरी आयु कितनी हो जाएगी, 120 वर्ष। कितनी हुई, टोटल 12 की आ गई। और आपको पता है 11 लड़कों की अवस्था आयु कितनी है, 9 है। इसका मतलब 11 को 9 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 11 लड़कों की आयु कितनी है, 11 9 की कितना हो गया, 99 हो गया। और आपको पता है 11 लड़कों की ये और 12 लड़कों की ये, इन दोनों का अंतर ही क्या होगा, 12वें लड़के की होगी। किसकी, 12वें लड़के की आयु होगी, इन दोनों को क्या होगी, अंतर होगी। तो आपको पता कितना है, 21 का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, 21 वर्ष। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 64, 96, 112 और 72 का क्या बताना है, एलसीएम बताना। अब कई बार लेस है मैस से 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम में। अभी मैंने करवाया भी था, एक लेस है का भी क्वेश्चन था, तो आराम से कर लोगे। लेस आप निकाल के देख लेना, सहायता कितना आएगा, 4032 आएगा। ये क्वेश्चन, इसका आंकड़ा कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आंकड़े भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने देखा, जहां तक मैं 10 पेपर उठाता हूं तो उनमें 5 पेपरों में ये क्वेश्चन लगभग मिल जाता है। तो आपको ये आंकड़े भी आप ध्यान रख सकते हो, ताकि एग्जाम में यही आंकड़े आए तो आपको निकालने की भी जरूरत न पड़े। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखते कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का मान बाकी 2 कोणों के योग के बराबर है। यदि मैं बात करूं त्रिभुज की, तो त्रिभुज की आकृति आपको पता होगा कैसी होती है, इस तरह होती है। त्रिभुज की आकृति इस तरह होती है। यानी उसने कहा है, क्या कहा है कि त्रिभुज में एक कोण है, मान लेते हैं ABC 3 कोण है। एक कोण है ए, वो किसके बराबर है, बी और सी के योग के बराबर। क्या बी और सी के योग के बराबर क्या है, पहले वाला कोण है एक। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180। तो अब इनको दोनों को बराबर में विभाजित करें, इसका मतलब ये भी 90 होगा और ये भी क्या होगा, 90 होगा। और आपको पता है जब एक कोण कोई भी 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, आपको पता होगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा कोण
90 डिग्री वाला त्रिभुज कौन सा कहलाता है, वो समकोण कहलाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, यानी वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा, यानी ये कोण 90 डिग्री का होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 46 आपके स्क्रीन के सामने आ गई। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। एक कार 2 घंटे क्या दे रखा है, एक कार दे रखा आपको 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो कार की औसत चाल बताओ। यहाँ थोड़ा कार की रफ्तार बताओ की जगह कर लो औसत, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा टाइपिंग नहीं हुआ है, सॉरी चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो रफ्तार औसत रफ्तार बताओ, तो औसत चाल आपको बताने, जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करेगा। तो देखते कौन कौन आपको पता होगा। कुल हम बात कर लेते हैं दूरी बटा कुल समय, तो 2 गुणा 60 करेंगे, 2 गुणा 60 प्लस में क्या करोगे 1 गुणा 40, आपको पता है 1 घंटे चलिए 40 की स्पीड से, बटे में समय टोटल कितना हो गया 2 और 1 यानी 3 घंटा हो गया। इसका मतलब आप जोड़ो जल्दी से, 60 दूनी कितना हो गया 120, 120 और 40 कितना हो गया आपको पता है 160, कितना 160 बटे 3 का मतलब भाग देके देखो, 5 बार गया फिर 3 बार, 53.333 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। 6, 8, 5, 7 आपको दे रखा है एक्स का समांतर माध्य, ये 4 भी दे रखा है का समांतर माध्य का मतलब हो गया औसत, औसत आपको कितना दे दिया 7 दे दिया। तो आपको पता है राशियों का योग टोटल आपको पहले कर लेते हैं ज्ञात, तो 7 आपको पता है समांतर माध्य का मतलब औसत आपको कितना दे दिया 7 दे दिया, और टोटल संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या, इसका मतलब 6 गुणा 7 करेंगे, 6 गुणा 7 का मतलब टोटल योग कितना हो गया 42 हो गया, कितना हो गया 42 हो गया। अब आपको पता है इनका योग कितना हो रहा है, इनको जल्दी से जोड़िएगा, 6 और 8 कितना हुआ, ये 6 और 8 14 और 5 कितना हो गया 19, 19 से 7 कितना हो गया आपको पता है 19 और 7 26, 26 और 4 कितना हो गया 26 और 4 हो गया 30, तो आपको पता है 30, तो ये आ गया, और ये कितना कम रह गया, इसका मतलब कम रहा है वो एक्स वाला ही तो है, कम रहा है वो एक्स वाला, इसका मतलब कितना हुआ जल्दी से बताएगा, तो आपका 12 क्या जवाब होगा 12 जवाब होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, देख लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 48 आपके स्क्रीन के सामने। किसी वस्तु को 40 रुपए में खरीद कर 60 रुपए में बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। पहली बात तो आपको दिखाई दिया क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि आपको पता है ज्यादा में बेच रहा है, और कितने का लाभ हुआ 20 रुपए का हो, और लाभ हानि किस पे निकलती है क्रय मूल्य पे निकलती है, किस पे निकलती है क्रय मूल्य कितना 40 और गुणा में 100% में चेंज करने के लिए। तो आपका जवाब क्या आएगा, जल्दी से काट पीट करके हल कर लो, ये 2 बार कटा, 100 में 2 का भाग दिया कितना 50% आपका जवाब आएगा, और क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। ये देखो log 2, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार दोबारा से क्वेश्चन ताकि आपके समझ में आ जाए। log 2x बराबर 3 है, तो आपको बताना है x का मान क्या है। पहले बात तो कर लेते हैं, ये क्या है आधार है 2, और इधर वाली क्या होती है घात होती है, ये 2 की घात 3 बराबर क्या x, इसका मतलब 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, तो इसका मतलब क्या होगा 8 आएगा, आपका x का मान क्या आएगा 8 आएगा। ये log का आपको पता होना चाहिए। यदि आपको घातांक में बदलना हो तो आधार आपको ये रहता है, ये आधार आपका रहता है, क्या रहता है आधार, मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा, आधार क्या रहता है, ये आधार log का आधार होता है, वही आधार होता है, और बराबर वाली क्या होती है घात होती है, ये आपको ध्यान रख लेना। तो 2 की घात 3 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा 8 आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा, और आपको क्लास में कितने क्वेश्चन राइट हुए आपको कमेंट करके भी बताना है। और जिन विद्यार्थियों ने हमारी जो ई बुक सेट हमने प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखा है, यदि वो नहीं लिया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप मैसेज कर पाओगे, तो यहाँ से भी हम भेज देंगे। तो आप जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया और जिन्होंने पहले कर रखा है उनको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं तथा 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवाया हुआ है, आपको आराम से कर भी सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार करवाया है। 45% क्या हो गया आपको पता है लड़कियां होगी, इस तरह से आपको रख करके 45 बराबर 675 इस तरह आप निकाल लेना, और इसका जवाब रिप्लाई आपको कमेंट करके देना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। और एक क्वेश्चन मैंने कमेंट करने के लिए एक और भी बोला था, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और जिनको ई बुक नहीं ले रखी हमारी, वो 11 प्रैक्टिस सेट है
और जीके जीएस के ऑनलाइन क्वेश्चन ले रखे हैं उनको तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाए पेपर किस लेवल के आते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।